तो वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करूंगा जो कि परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, यानी कि रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे बीए बीएससी बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर के को करिकुलर कोर्स के। बीए बीएससी बीकॉम में अगर आप हैं या कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, चाहे बीए कर रहे हैं, चाहे बीएससी कर रहे हैं, चाहे बीकॉम कर रहे हैं, तो उसमें एक कोर्स आपको को करिकुलर पढ़ना पड़ता है, यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में। तो उसमें आपको प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में जानना है, यानी कि फर्स्ट एड एंड हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट एड एंड हेल्थ से बनने वाले विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो प्रश्न हैं वो एक प्रकार से जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं या जिनकी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें मैंने रखा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं। तो आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न आ सकते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये, ठीक है। चलिए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है अवसाद के लक्षण है। अवसाद जो होता है इसके क्या लक्षण होता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। अवसाद की अगर बात की जाए तो अवसाद जो होता है यानी कि मानसिक बीमारी एक प्रकार से होती है अवसाद, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अवसाद क्या है, यानी अवसाद को अंग्रेजी में डिप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अवसाद क्या होता है, एक सामान्य और गंभीर चिकित्सा बीमारी होती है जो आपके महसूस करने के तरीके, आपके सोचने के तरीके और आपके कार्य करने के तरीकों को निगेटिव रूप से प्रभावित करता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। और सौभाग्य से इसका इलाज भी अब संभव हो सका है, पहले इसका इलाज भी नहीं संभव था। तो इस तरीके से जैसे कि अवसाद के कई लक्षण होते हैं। कभी कभी क्या होता है, उदास हो जाएंगे आप, अपने आप को उदास महसूस करेंगे, ठीक है। और एक बार आनंद लेने वाली गतिविधियों में रुचि और आनंद की हानि होगी। भूख में बदलाव आएगा, वजन आपका कम होने लगेगा। डाइटिंग में आपको तमाम प्रकार के एक प्रकार से जो है हानियाँ होने लगेंगी। सोने में परेशानी होगी बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप सोएंगे कभी कभी, तो ऐसे कई प्रकार की चीज़ें, आपको थकान भी महसूस होगी, ऊर्जा की हानि हमेशा। तो ये सब अवसाद के लक्षण हैं। तो अवसाद में क्या होगा, सोने में परेशानी होगी और अधिक भी सोएंगे, उदासी होगी, भूख में बदलाव होगा, स्वयं को बेकार या दोषी मानेंगे, अपने आप को निरर्थक मानेंगे, ठीक है। तो ये होता है अवसाद के लक्षण, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है अवसाद 15 में से कितने लोगों को प्रभावित करता है। 15 व्यक्तियों में अगर देखें तो अवसाद कितने लोगों को प्रभावित करता है, 15 में से एक आध लोगों को 15 में से प्रभावित करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पैनिक अटैक में आमतौर पर इनमें से कुछ संकेत या लक्षण शामिल होते हैं, वो कौन से हैं। तो पैनिक अटैक की अगर बात की जाए तो आमतौर पर इसमें जैसे आसन्न कयामत या खतरे की जो है संभावना, मतलब भावना, नियंत्रण खोने या मौत का डर, इसके अलावा तेज हृदय गति भी हो जाती है पैनिक अटैक में। तो ये एक प्रकार से कुछ संकेत हैं इसमें शामिल हैं, जो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे ये सभी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मनोविकृति का निदान करने के लिए एक डॉक्टर एक नैदानिक परीक्षा करेगा और विभिन्न प्रश्न पूछेगा। वह किसके बारे में प्रश्न पूछ सकता है या पूछ सकता है। तो व्यक्ति के अनुभव के बारे में प्रश्न पूछेगा, उसके विचारों के बारे में, उसके दैनिक गतिविधियों के बारे में प्रश्न करेगा, ठीक है, एक डॉक्टर। इसके अलावा मानसिक बीमारी का कोई पारिवारिक इतिहास अगर होगा तो पूछेगा कि भाई आपके परिवार में कोई ऐसे मानसिक बीमार रहा कि नहीं रहा है। किसी भी चिकित्सक और मनोरंजक दवा का उपयोग एक प्रकार से वो करेगा। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से कई प्रश्न आपसे पूछेंगे, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है मनोचिकित्सक एक युवा व्यक्ति में एक मानसिक विकास या विकार की संभावना पर विचार करने की सलाह देते हैं यदि वे लक्षण दिखते हैं। बताएं, मनोचिकित्सक एक युवा व्यक्ति में एक मानसिक विकार की संभावना पर विचार करने की सलाह देते हैं यदि वे लक्षण देखते हैं। क्या देखते हैं, सामाजिक निकासी में वृद्धि, मूड में बदलाव और स्कूल या काम पर कम ध्यान या प्रदर्शन अगर देखते हैं तो एक प्रकार से मनोचिकित्सक जो हैं वो एक मानसिक विकार की संभावना उसमें देख सकते हैं। ए ऑप्शन इसका, सी ऑप्शन इसका सॉरी डी ऑप्शन होगा, ए ये सभी, ठीक है। आगे देखेंगे, अवसाद के लक्षण हल्के से लेकर के गंभीर तक भिन्न हो सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं क्या। तो अवसाद के लक्षण की अगर बात की तो इसमें उदास महसूस करना, उदास मनोदशा का होना, आनंद लेने वाली गतिविधियों में रुचि या आनंद की हानि, यानी कि जहाँ पर आपको आनंद लेने की जरूरत होगी वहाँ पर आप आनंद नहीं ले पाओगे। भूख में बदलाव होगा, वजन कम हो जाएगा, डाइटिंग से असंबंधित लाभ होंगे। तो इस तरीके से असंबंधित लाभ होंगे, संबंधित नहीं असंबंधित लाभ, यानी जो आप नहीं चाह रहे होते हैं। तो ये सभी एक प्रकार से इसमें शामिल होते हैं अवसाद में। सामान्य चिंता के लक्षणों में शामिल है। सामान्य चिंता के लक्षणों में क्या शामिल है,
आप बढ़ी हुई हृदय दर आपकी, यानी कि आपका जो हृदय गति है वो बढ़ी हुई रहेगी, तेजी से आप सांस लेंगे, बेचैनी होगी आपको, ये सभी होगी। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जो चीज़ें नहीं हैं उन्हें देखना, सुनना, बातें करना क्या कहलाता है? तो जो चीज़ें नहीं हैं वास्तव में, उन्हें देखना, उनको सुनना, उनसे बातें करना, यही सब क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं मति भ्रम। इसको क्या बोलते हैं? मति भ्रम। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि जाको मति भ्रम भयो खगेसा, ताको पश्चिम मयो दिनेसा। तो उसको पश्चिम में भगवान सूर्य का उदय दिखता है, जिसकी मति भ्रम हो जाती है। तो मति भ्रम जो होता है, जो चीज़ें नहीं है उसको आप देखते हैं। मनोविकृति के कई कारण होते हैं, हार्मोनल कारण होते हैं, अनुवांशिक कारण होते हैं, मस्तिष्क में परिवर्तन हो जाए किन्हीं कारणों से, तो ये तमाम प्रकार के कारण मतलब होते हैं जिसके कारण से ये होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। अच्छा, लंबे समय तक अगर आप नशीले पदार्थों का सेवन करेंगे तो इससे क्या होगा? इससे कई प्रकार की मानसिक बीमारियां होंगी, मानसिक क्षीणता होगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो है नशीले पदार्थों के सेवन से भी मानसिक तनाव या इस प्रकार की मतिभ्रम और ऐसे चीज़ें होती हैं, ठीक है, मनोविदलता। प्रश्न अगला है, त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकलती है, किस रूप में? तो त्वचा यूरिया के रूप में निकलती है बाहर, या अनावश्यक जल के रूप में, या खनिज लवण? तो त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकलती है। त्वचा पसीने के रूप में बाहर निकलती है यूरिया त्वचा से, खनिज लवण, अनावश्यक जल जो होते हैं पसीने के रूप में बाहर निकल जाते हैं शरीर से। डी ऑप्शन ये सभी, ये प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न, युवक या युवती को किस प्रकार की जानकारी और मार्गदर्शन देना है? यह निर्भर करता है उसके मानसिक कौशल पर, सामाजिक कौशल पर और व्यक्तिगत कौशल पर। तीनों कौशल पर निर्भर करता है कि किसी युवक और युवती को किस प्रकार की जानकारी दी जाए और उसका मार्गदर्शन कैसे किया जाए। उसके मानसिक कौशल, यानी कि उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटी है, उसकी जो मेंटल स्किल है, सोशल स्किल है, एंड जो उसकी जो है पर्सनल स्किल है, उन सभी के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न, यौन शिक्षा देते समय आपके उत्तर होने चाहिए। तो जब भी आप किसी को सेक्स एजुकेशन के बारे में बताएं, यौन शिक्षा के बारे में बताएं, तो छोटे उत्तर जरूर दें, स्पष्ट उत्तर हो और सीधा सरल उत्तर हो। डी ऑप्शन ये सभी। नर जोड़ीदार सहायक जननांग हैं। नर जोड़ीदार सहायक जननांग कौन से हैं? देखिए, नर जनन वाहिनियाँ, इसके अलावा एपिडीडाइमिस और शुक्राशय, ये सब जो हैं ये नर जोड़ीदार सहायक जननांग हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा ये सभी। उत्सर्जी तंत्र के अंग हैं। उत्सर्जी तंत्र के अंग में आपका त्वचा, फेफड़ा, मूत्राशय, मूत्रनी, वृक्क, मलाशय, ये सब आपके उत्सर्जन तंत्र के अंग हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ये सब प्रश्न आता रहता है। पुरुष प्रजनन तंत्र का अंग नहीं है इनमें से। देखिए, शिशन, वृषण और शुक्राशय ये पुरुष प्रजनन तंत्र के अंग हैं। यकृत जो है ये आपका प्रजनन तंत्र नहीं है। अगला प्रश्न, भ्रूण का रोपण होता है। तो भ्रूण का रोपण होता है गर्भाशय में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, हेनले लूप अंग्रेजी अक्षर के किस आकार में घूमकर आरोही व अवरोही लूप बनाता है? तो यू आकार के अक्षर का, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते हैं, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। अच्छा, यौन शिक्षा किसके लिए उपयोगी होती है? तो सभी के लिए उपयोगी होती है, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सभी के लिए उपयोगी होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये सब प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बताने चाहिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बढ़िया प्रश्न है। स्त्रियों में मासिक चक्र नहीं होता है किस दौरान? गर्भावस्था के दौरान, या दुग्ध श्रावण के दौरान, या गर्भावस्था और दुग्ध श्रावण दोनों के दौरान, या फिर प्रोजेस्टेन जो हार्मोन होता है एवं मतलब उसके श्रावण के दौरान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, स्त्रियों में मासिक चक्र नहीं होता है दुग्धा मतलब गर्भावस्था और दुग्ध श्रावण के दौरान। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनुष्य तथा सभी स्तनी प्राणियों में अधिकांशतः भ्रूण का परिवर्धन मादा शरीर के अंदर होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं जरायुजता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सेक्स शिक्षा की आवश्यकता किन कारणों से होती है? तो सेक्स शिक्षा की आवश्यकता जो होती है, किशोरावस्था में किशोरों को अपने शरीर की में होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए, मासिक धर्म की अवधारणा को समझने के लिए और यौन संचालित रोगों से बचाव के लिए सेक्स शिक्षा की जरूरत पड़ती है। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे इन सभी कारणों से। अगला प्रश्न, होने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी, यह निर्भर करता है। तो होने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी, ये निर्भर करता है पुरुष गुणसूत्र पर, पुरुष पर, ठीक है। पुरुष का गुणसूत्र क्या होता है? एक्स वाई गुणसूत्र जो होता है ये लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहा जाता है, और महिला का गुणसूत्र जो होता है वो यक्स यक्स होता है, ठीक है। यक्स यक्स गुणसूत्र ये महिला का होता है। जब यक्स यक्स मिलता है तो क्या बनता है?
यक्स यक्स बन गया यानी कि लड़की होगी। यक्स फिर ये जाकर के वाई से मिलेगा तो क्या बनेगा, यक्स वाई यानी कि लड़का होगा। फिर ये यक्स जाकर के इस यक्स से मिलेगा तो भी आपका यक्स यक्स बनेगा लड़की। और फिर यक्स जाकर के वाई से मिलेगा तो यानी कि चांसेस दोनों के होते हैं कि भाई लड़का लड़की समान मात्रा में होंगे। लेकिन जो निर्भर करता है वो जो है लड़का होगी कि लड़की, ये पुरुष गुणसूत्र पर डिपेंड करता है। अगला प्रश्न, मुख्य यौन संचारित रोग है। मुख्य यौन संचारित रोग इनमें से कौन सा है? देखिए सिफिलिस, एड्स और गोनोरिया, ये सब रोग यौन संचारित रोग हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को संक्षेप में क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम को शॉर्ट फॉर्म में एड्स बोलते हैं। एड्स का फुल फॉर्म है ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट प्रश्न है, एड्स रोग मनुष्य में किस विषाणु के कारण होता है? तो किस विषाणु के कारण होता है भैया? HIV के कारण होता है। HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है। एड्स के बारे में क्या सत्य है? एड्स के बारे में क्या सत्य है? यह असुरक्षित यौन संबंधों के कारण फैलता है, बिल्कुल फैलता है। यह शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करता है, जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसको कमजोर करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देता है, बिल्कुल करता है। यह कोई जन्मजात रोग नहीं है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। डी ऑप्शन यानी ये सभी इसके बारे में सत्य है एड्स के बारे में। अगला प्रश्न, एड्स के मुख्य लक्षण क्या हैं? एड्स के मुख्य लक्षण क्या हैं भाई? बार बार सामान्य रोगों से आप ग्रसित होंगे, चूंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता आपके अंदर रह नहीं गई, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, आपका जो एक प्रकार से रोग होंगे तुरंत आप पर हावी हो जाएंगे। टीबी, कैंसर, निमोनिया जैसे रोगों का उपचार अगर आप करवाएंगे भी तो आपका ठीक नहीं होगा। रात्रि में आपको पसीना खूब आएगा, तो ये सब एड्स के लक्षण हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा ये सभी। यौन उत्पीड़न, यौन दुरुपयोग तथा बलात्कार दंडनीय अपराध है। ये भारतीय दंड संहिता के अधीन यानी IPC जो है, इंडियन पिनल कोड जो है, उसके अकॉर्डिंग यौन उत्पीड़न, यौन दुरुपयोग और बलात्कार ये दंडनीय अपराध है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। त्वचा पर फफोले किस डिग्री बर्न पर पड़ जाते हैं? बर्न माने होता है जलना। ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न, ये सब होते हैं बर्न। ठीक है। ऐसे बर्न के वैसे 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। तो त्वचा पर फफोले जो होते हैं वो सेकंड डिग्री बर्न में पड़ जाते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। थर्ड डिग्री बर्न के समान लक्षण क्या है? थर्ड डिग्री बर्न में होता है कि त्वचा काली पड़ जाती है, त्वचा गहरी भूरी रंग की हो जाती है, त्वचा का जो मतलब कि ऊपरी हिस्सा होता है वो लेदर जैसा हो जाता है, एकदम से फूल करके उसमें जल भर जाता है, एकदम से पूरा फबक जाता है। ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जलने पर फर्स्ट एड के रूप में क्या करना चाहिए? तो जलने पर आपको मामूली रूप से जलने पर उस समय 20 मिनट तक पानी डालें और बाद में साबुन से धो लें। जलने के स्थान पर ठंडा, गीला, साफ, मुलायम कपड़ा भी रख सकते हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक क्रीम भी आप लगा सकते हैं। तो फर्स्ट एड के रूप में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न है, त्वचा एसिड के संपर्क में आते ही जल जाती है, इसे क्या कहते हैं? तो त्वचा जब एसिड के संपर्क में आती है तुरंत जल जाती है, तो इस प्रकार के जलन को, इस प्रकार के एक प्रकार से जलने को क्या बोलते हैं? केमिकल बर्न बोलते हैं, या इसी को और देखें तो कास्टिक बर्न इसको बोलते हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसी ठंडी चीज के संपर्क में देर तक रहने से त्वचा के जल जाने को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं कोल्ड बर्न। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शीत दंश, मतलब हिंदी में आइस बर्न बोलते हैं। ठीक है। कोल्ड बर्न, आइस बर्न। ठीक है। ये सब होता है। आगे देखेंगे, भाप अथवा गर्म द्रवों से जलने को क्या कहते हैं? तो भाप अथवा गर्म द्रवों से जलने को स्कॉल्डिंग बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे बन सकता है, जब शरीर का कोई जीवित ऊतक किसी संक्षारक पदार्थ में आकर के उसे क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जब शरीर का कोई जीवित ऊतक किसी संक्षारक पदार्थ में आकर के उसे क्षतिग्रस्त करता हो जाता है तो उसको बोलते हैं केमिकल बर्न। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हीट स्ट्रोक को किन अन्य नामों से जानते हैं? तो हीट स्ट्रोक को बोलते हैं आतप ज्वर, लू लगना और ऊष्मा मूर्छा। डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न, हीट स्ट्रोक सामान्यतः कितने तापक्रम पर होता है? तो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है, या 40 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो आपका 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हीट स्ट्रोक होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। हीट स्ट्रोक का मुख्य लक्षण क्या है? देखिए, मन में उलझन होगी, लाल शुष्क त्वचा आपकी हो जाएगी, सिर दर्द होगा और चक्कर आएगा आपको, ये सभी होगा। डी ऑप्शन ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आप लोग फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। बताइएगा, रुधिर वाहिनियों का कार्य क्या होता है?
रुधिर वाहिनियों का कार्य क्या होता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो रुधिर वाहिनियों का कार्य होता है रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाना और ऊतकों से रुधिर को इकट्ठा करके वापस हृदय में लाना, ये रुधिर वाहिनियों का काम होता है। सी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त दोनों इसका सही आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है सीने का दर्द होता है। सीने का दर्द जो होता है ये अत्यधिक तीव्र भी होता है और हल्का हल्का भी होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों प्रकार का होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है सीने में दर्द का क्या कारण है। सीने में दर्द का क्या कारण है, दिल का दौरा या रक्त के थक्के का हृदय की मांसपेशियों तक पहुंच जाना, महाधमनी विच्छेदन यानी महाधमनी अगर आपकी महाधमनी फट जाएगी तो सीने में दर्द होगा, पाचन तंत्र के विकारों के कारण भी आप देखते हैं ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, उपरोक्त सभी के कारण से सीने में दर्द होता है। अगला प्रश्न, सीने में दर्द होने पर चिकित्सक कौन सा परीक्षण करता है। तो सीने में दर्द होने पर चिकित्सक जो होता है सीटी स्कैन करता है, इसके अलावा इको कार्डियोग्राम करता है और एंजियोग्राम, ये सभी परीक्षण करता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपरोक्त तो सभी। धमनी से निकला रक्त कैसा होता है। धमनी से निकला रक्त चमकीला लाल होता है और झटके से बाहर निकलता है, बिल्कुल सी ऑप्शन उपरोक्त दोनों सही है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न, कोशिका सूक्ष्म रक्तस्राव प्रायः। कोशिका सूक्ष्म रक्तस्राव प्रायः जो होते हैं कोशिकाओं से होता है, धीरे धीरे टपकता है और चमकीला लाल होता है, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, रचना के आधार पर रुधिर को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो रचना के आधार पर रुधिर को 2 भागों में बांटा जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए भागों मतलब 1 भागों में बांटा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन से परीक्षा में कहीं ना कहीं पे विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं ये। ओके, प्रश्न है वायु नलिका जो होती है, वायु नलिका वो कितने सेंटीमीटर लंबी होती है, बताएं। तो वायु नालिका जो होती है कितने सेंटीमीटर लंबी होती है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो वायु नालिका जो होती है वो कितने सेंटीमीटर लंबी होती है, प्रश्न बहुत ही ज़बरदस्त है। बताएं, वायु नालिका जो होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, ठीक है, 10 से 12, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आराम ना मिलने पर इनहेलर की दूसरी खुराक कितनी देर में ले सकते हैं। तो अगर आराम नहीं मिलता है, जो है सांस में कोई दिक्कत होती है, अस्थमा वगैरह के मरीज इनहेलर का प्रयोग करते हैं, तो अगर आराम नहीं मिलता है तो इनहेलर की दूसरी खुराक आप 3 मिनट में ले सकते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति को छाती में जकड़न होती है, बिल्कुल होती है, बेचैनी और घबराहट होती है, श्वसन क्रिया में भी कठिनाई होती है, यानी कि ये सभी होती है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गले की सूजन में किसी प्रकार की तकलीफ ना बढ़े इसके लिए कैसा भोजन करना चाहिए। तो गले के सूजन में किसी प्रकार की तकलीफ ना बढ़े इसके लिए भोजन गर्म और नरम करना चाहिए, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। एक इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है कि बी क्रेकर हमारा दूसरा चैनल है, बी क्रेकर पर आप जाएंगे तो आपके लगभग 4 या 5 चैप्टर मैंने वीडियोस बना रखी हैं फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, जिसमें यूनिट मतलब कि चैप्टर वाइज वीडियोस, उसमें पहले चैप्टर को समझाया गया, उसके बाद में फिर उसके एमसीक्यूज करवाए गए हैं, तो आप देख लीजिएगा, बी क्रेकर पर आपको मिल जाएंगे तमाम सारे लेक्चर्स, ठीक है। तो बी क्रेकर चैनल पर आप जाएंगे, आपको वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा को करिकुलर मास्टर, बी क्रेकर और को करिकुलर मास्टर, ठीक है, ये चैनल भी आपका है को करिकुलर मास्टर। इस चैनल पर अगर आप जाएंगे को करिकुलर मास्टर पर, तो यहाँ पर आपको भी बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी फर्स्ट एड एंड हेल्थ की, तो आप इन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने आप रिवीजन कर लेंगे उतने ही अच्छा रहेगा आपके लिए। चले आगे देखेंगे, अस्थमा होने पर, अस्थमा होने पर क्या होता है। अस्थमा होने पर क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, बिल्कुल, सांस छोड़ने में भी कठिनाई होती है और बोलने में भी कठिनाई होती है अस्थमा होने पर, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, श्वास अवरोधन का पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए तो क्या करना चाहिए। श्वास अवरोधन का पीड़ित व्यक्ति यदि बेहोश हो जाए तो क्या करना चाहिए, सीपीआर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सीपीआर करना चाहिए, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीपीआर, ठीक है। सीपीआर का मतलब क्या होता है, ठीक है, सीपीआर देना होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पानी के भीतर जब व्यक्ति की सांस क्रिया अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है। तो उसको बोलते हैं डूबने की क्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जाते रहते हैं, तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा सचेत हो जाएं, इन चीज़ों के बारे में जानें, परीक्षा में प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, आगे बढ़ा जाए।
आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये सब आपके लिए हैं परीक्षा की दृष्टि से। चले आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। प्रश्न है कि धूम्रपान एवं धुएं से सांसों की कमी पर सीधी चोट के कारण हो सकती है। श्वसन मतलब किस पर? धूम्रपान या धुएं से सांसों की कमी श्वसन पथ पर सीधी चोट के कारण हो सकती है। बिल्कुल, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वायु मार्ग में धुएं के तरल पदार्थ जमा होने पर वोकल कॉर्ड में हो सकता है। तो वायु मार्ग में धुएं के तरल पदार्थ जमा होने पर वोकल कॉर्ड में सूजन हो सकती है, ऐंठन हो सकती है और ऊपरी वायु मार्ग में कसाव भी हो सकता है। डी ऑप्शन ये सभी चीजें हो सकती हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गले में सूजन या फेरिजाइटिस होने पर क्या परेशानी होती है, बताएं। तो गले में सूजन होने की मतलब प्रश्न क्या है, गले में सूजन या फेरिजाइटिस होने पर क्या परेशानी होती है। तो इस दौरान खुजली होती है, गले में दर्द होता है, जलन होती है, सभी चीजें होती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, गले में सूजन होने की आशंका ज्यादातर किस मौसम में होती है। तो ठंडे मौसम में होती है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया होती है। एक स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया होती है? लगभग 15 से 18 बार। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वयस्क मनुष्य एक बार श्वसन क्रिया में कितना समय लेते हैं। तो वयस्क मनुष्य एक बार श्वसन क्रिया में 4 सेकंड का समय लेते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से 15 चौको 60, 1 मिनट में आपके 15 बार हो गया। 18 कुछ बार लेते हैं तो 15 से 18 4 सेकंड का लगभग समय, 4 से 5 सेकंड या 3 सेकंड। अगला प्रश्न, अस्थमा किस कारण से होता है। तो अस्थमा जो होता है वो किस कारण से होता है भैया? अस्थमा जो होता है वो एलर्जी से भी होता है, ठंड से भी होता है, धूल और धुएं से होता है, मानसिक दबाव से भी अस्थमा हो सकता है। डी ऑप्शन लगा देंगे, इन सभी कारणों से हो सकता है। अस्थमा के पीड़ित व्यक्ति को कहाँ बैठना चाहिए। तो अस्थमा के पीड़ित व्यक्ति को कहाँ बैठाना चाहिए। तो साफ हवा वाले स्थान पर इसको बैठाना चाहिए। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। श्वसन दर, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका। श्वसन दर पर किसका प्रभाव पड़ता है। श्वसन दर पर किसका प्रभाव पड़ता है? चिंता, विपत्ति और भय का, भागने दौड़ने और व्यायाम का, खेलने कूदने का, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इन सभी का प्रभाव पड़ता है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। ऐसे प्रश्न आएंगे, घाव पर कैसी पट्टी बांधनी चाहिए, बताएं। घाव पर कैसी पट्टी बांधनी चाहिए भाई, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो घाव पर जो है कीटाणु रहित गांज पट्टी बांधनी चाहिए। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, घाव पर पट्टी बांधने से पहले क्या लगाते हैं। तो घाव पर पट्टी बांधने से पहले बीटाडीन लगाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तिकोनी पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो तिकोनी पट्टी का प्रयोग घाव या चोट को ढकने के लिए और टूटे अंग को स्थिर करने के या सहारा देने के लिए तिकोनी पट्टी का प्रयोग करते हैं। सी ऑप्शन लगा देंगे उपयुक्त ए और बी दोनों के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखेंगे सभी लोग फटाफट से। प्रश्न है, अस्पतालों में अधिकतर किस पट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो अस्पतालों में गोल पट्टी का अधिकतर प्रयोग करते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नियमित मल त्याग न करने में जठरांत्र, जो जठरांत्र है आपकी, उसमें किसकी समस्या हो सकती है। तो नियमित मल त्याग न करने से जठरांत्र में जो है दस्त, कब्ज और बवासीर, असंयमित मल, ये तमाम प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी होनी चाहिए। घाव पर बांधी जाने वाली पट्टी साफ सुथरी और कीटाणु रहित होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, नियमित मल त्याग करने से बचाव होता है। नियमित मल त्याग से करने से क्या होता है? एडी से बचाव होता है। किससे बचाव होता है? एडी से बचाव होता है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ ना लेने से क्या होता है। आहार में उचित मात्रा में तरल पदार्थ ना लेने से गैस, कब्ज और एसिडिटी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, इंपॉर्टेंट है। शरीर के तापमान की वृद्धि, अच्छा बताएं, रीफ नाट का प्रयोग करते हैं डॉक्टर लोग, रीफ नाट का प्रयोग करते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। रीफ नाट जो है ये कौन सी गांठ खिंचाव से खुल जाती है। तो चोर गांठ जो खिंचाव से खुल जाती है। रीफ नाट एक बांधने के तरीका होता है। पट्टियाँ जो होती हैं बेसिकली 3 प्रकार की होती है, रोलर पट्टी, त्रिकोणीय पट्टी, ट्यूबुलर पट्टी, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, शरीर, प्रश्न आपसे पूछा गया भैया, प्रश्न आपसे पूछा गया शरीर के तापमान की वृद्धि होने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो शरीर के तापमान में वृद्धि अगर हो गई तो आप जान लीजिए बुखार आपको हो गया है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा।
बुखार बेसिकली जो होता है आपका, वो अगर आपका जो जैसे मान लेते हैं मनुष्य के शरीर का जो तापमान होता है वो 36 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। कितने डिग्री सेल्सियस होता है भैया? मनुष्य के सेल्सियस जो है 34 से 36 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि लगभग 96 पॉइंट जो है 6 फ़ारेनहाइट या जो है 98.4 फ़ारेनहाइट। मनुष्य का शरीर का तापमान लगभग 96 के आसपास होता है, 96 से 97 98 तक, 96.4 तक, ठीक है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापक्रम जो होता है लगभग 98 या 96, लगभग 98.4 या 98.6 होता है, ठीक है, 6 फ़ारेनहाइट, ठीक है। लेकिन 98.6 फ़ारेनहाइट की अगर बात की जाए तो इसको सेल्सियस में कैसे देखेंगे? अगर 37 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर का तापमान है तो ठीक ठाक तापमान है, मतलब कि आपको बुखार नहीं है। लेकिन जब यही तापमान आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, तो आपको बुखार हो जाता है। कहते नहीं कि हमको 100 डिग्री बुखार था, 100 डिग्री बुखार नहीं, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो 100 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट बुखार हो जाएगा, 100.4 फ़ारेनहाइट, ठीक है, तो ये आपका 38 डिग्री सेल्सियस को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट आप बोलते हैं, तो यही बुखार की स्थिति हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्वास ग्रहण करने की दर क्या कहलाती है? श्वास ग्रहण करने की दर को गति कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। एक स्वस्थ व्यक्ति की श्वास गति होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो श्वास गति होती है 16 से 18 बार होती है 1 मिनट में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, थर्मामीटर से बुखार कितने मिनट तक नापना चाहिए? तो थर्मामीटर से बुखार 1 से 2 मिनट तक आप माप सकते हैं, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, चिकित्सक को रोगी से संबंधित किन किन विवरणों का पता होना चाहिए? तो चिकित्सक को रोगी से संबंधित किन किन विवरणों का पता होना चाहिए भैया, बताएं। तो मल मूत्र पसीना जीभ पीड़ा भूख प्यास, इन सभी का पता होना चाहिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में क्या होना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में आपका दर्द निवारक दवाइयाँ, डिटॉल, सेवलान, रुई, विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ, ये सब प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स यानी कि जो फर्स्ट एड किट होती है उसमें होना चाहिए। फर्स्ट एड किट अगर आपको ध्यान होगा, आप कभी बस में यात्रा कर रहे होंगे तो ड्राइवर जिस सीट पर बैठता है उसके पीछे आप देखेंगे सर पर एक फर्स्ट एड किट होती है, मतलब उसके उधर टांगी होती है, या कहीं कहीं पर आपको बगल में ही फर्स्ट एड किट आपको मिलती है, ठीक है। ऐसे ही आप कहीं पर जाएंगे, किसी गाड़ी में आप देखेंगे, मोटरसाइकिल में यहाँ तक कि फर्स्ट एड किट जो होती है वो रखी होती है लॉकर में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो हर एक गाड़ी में फर्स्ट एड किट होती है, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, उसमें दर्द निवारक दवाइयाँ होती है, दर्द कंट्रोल की एक प्रकार से पेन किलर वगैरह होते हैं, डिटॉल होते हैं, कहीं पर आपको चोट वोट लग जाए तो उसके लिए धोने के लिए डिटॉल और सेवलान होती है, रुई होती है उस पोंछने के लिए, विभिन्न प्रकार की पट्टियाँ होती हैं बांधने के लिए, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, स्टायर केस क्या है? स्टायर काउज क्या है? ये पट्टी है एक प्रकार की, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शरीर के तापमान में कमी होने से शरीर के तापमान में कमी होने से शरीर जो होता है दुर्बल हो जाता है, ऑप्शन दुर्बल हो जाता है शरीर, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। जिस यंत्र से शरीर का तापक्रम नापते हैं वह कहलाता है? जिस यंत्र से शरीर का तापक्रम नापते हैं उसको थर्मामीटर बोलते हैं, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में ही प्रश्न आएगा। गले में कुछ अटकने पर खांसी आती है, श्वास नली अवरुद्ध होती है, या गंभीर मामलों में मृत्यु हो जाती है, या ये सभी होती है, बताएं। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन से परीक्षा की दृष्टि से आपके ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, बताएं। गले में कुछ अटकने पर क्या होता है? खांसी भी आती है, श्वास नली रुक भी जाती है, और गंभीर मामलों में मृत्यु भी हो जाती है अगर गले में कुछ अटक जाए तो, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, ये सभी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ सकता है, गले में खाना या कुछ वस्तु अटकने पर कौन सा लक्षण दिखाई देने लगता है? तो गले में जब आपके कुछ अटक जाता है तो सांस लेने में आपको दिक्कत होती है, खांसी और घबराहट होती है, बोलने में भी दिक्कत आपको होती है, तो डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न, यदि कान में कोई कीड़ा घुस जाए आपके तो उसे कैसे बाहर निकाला जाएगा? ये कान में कीड़ा, एक बार जब नवरात्रि का समय चलता है तो वहाँ पे हमारे गांव में पर्दा चलता है, तब उसी पर्दे में जब हम लोग पर्दा देखने जाते हैं तो वहाँ पर देखने उस समय बहुत कीड़ा उड़ते हैं, तो राड वाड लगे होते हैं, सेफल ओफल, तो उससे क्या होता है, जो जो ट्यूबलाइट होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कीड़े उड़ते हैं होते हैं, तो वहीं पर बैठ करके अगर देखें तो कान वान में कीड़ा घुस जाते हैं। तो मैं वहीं पर लेट गया एक बार, ठीक है, अब लेट गया तो मतलब कि लेट करके देखने लगा उसी टप्पर पर, मतलब जो पल्ली होती है जिसमें जो बिछाई होती है नीचे बोरा टाइप की, ठीक है, बोरी, तो उसी पर लेट गया तो वहीं पर एक कीड़ा मेरे कान में घुस गया था, ठीक है। जब कान में घुस गया कीड़ा भैया, अब वो भन भन अंदर करे, बहुत परेशान हुआ मैं, तो निकला, मतलब कि निकला नहीं, मर गया उसी में वो। पानी वानी डाला, घरे आकर के तेल वोल डाला, तब भी जा करके, तब सुबह जा करके वो निकला, पूरी रात के बाद में सुबह, ठीक है।
ये सब डालने के बाद में। तो यदि आपके कान में कोई कीड़ा घुस जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, आप जो है कान में जैतून का तेल आप डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कान में बेबी ऑयल भी डाल सकते हैं, कान में मिनरल तेल भी आप डाल सकते हैं। तो तमाम प्रकार के तेल डालेंगे तो इससे कीड़ा जो है बाहर निकल आएगा, इन सभी प्रकार से बाहर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कान में कोई मतलब कि कान में से कोई वस्तु कब खींचकर बाहर निकाल सकते हैं आप, जब वह लचीली हो। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों में विभेद करती है। तो तीव्र प्रकाश में विभिन्न रंगों में विभेद कौन करती है, दृष्टि शंकु जो होती है वो करती है, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। पल्लव अथवा पिमा, ये कान के दो भाग होते हैं, ये किस कान के होते हैं, तो ये बाह्य कर्ण के भाग होते हैं, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कांटा चुभने पर क्या कर सकते हैं, तो कांटा चुभने पर कम दर्द में कांटे को स्वयं निकालने के लिए छोड़ा जा सकता है, या इसके अलावा हेयर रिमूवल जो वैक्स होता है इसका प्रयोग करके आप कांटा निकाल सकते हैं, सुई या ट्वीज़र से कांटा आप निकाल सकते हैं। तो कई प्रकार हैं कांटा निकालने के, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न है। एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर कर दें तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं देता रहता हूँ। गर्मी को थकान के लक्षण, गर्मी को थकान के लक्षण है, गर्मी में थकान के लक्षण बताएं। गर्मी में थकान का लक्षण क्या होता है, तो गर्मी में थकान के लक्षण में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, तीव्र या कमज़ोर धड़कन हो जाएगी आपकी, तेज या हल्की सांस आपकी होगी। तो ये सभी लक्षण है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आइस बर्न के लक्षणों में सम्मिलित है। आइस बर्न मतलब बर्फ से जलना। तो आइस बर्न में क्या होता है, लाल सफ़ेद गहरी और जो है धूसर त्वचा हो जाती है, झुनझुनी पड़ जाती है, दर्द होता है, डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न है, केमिकल बर्न का मुख्य कारण है। केमिकल बर्न का मुख्य कारण है आपसे धुआं से, मतलब कि सॉरी एसिड से अगर आप जल जाते तो ये केमिकल बर्न होता है, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा जाएगा। अगला प्रश्न है, कोई हानिकारक केमिकल यदि आंखों में गिर जाए तो कितनी देर तक आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए। तो कोई हानिकारक केमिकल यदि आपके आंखों में गिर जाए तो कितनी देर तक आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए भैया, तो कम से कम 20 मिनट तक आप साफ पानी से आंखों को धोना चाहिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल आपके लिए नया बनाया गया है, जो कि को करिकुलर की परीक्षाओं के लिए बेसिकली बनाया गया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपके को करिकुलर कोर्स से रिलेटेड जैसे फर्स्ट एड एंड हेल्थ की एक मॉडल, मतलब कि लगभग 4-5 मॉडल पर आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जाकर के देखिएगा, और भी वीडियोज़ जो होंगी लगातार वो अब आपको वही चैनल पर, यानी को करिकुलर पर ही फर्स्ट एड की वीडियोज़ आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हीट स्ट्रोक, यानी कि आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन पढ़ना पड़ेगा, तो वो भी आपको को करिकुलर मास्टर चैनल पर ही मिलेगी। तो आप जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना पड़ेगा। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, एनालिटिक एबिलिटी एंड जो है डिजिटल अवेयरनेस के बारे में। आप सिक्स सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ेंगे। सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिलेंगी, ठीक है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल पर। आगे देखेंगे, हीट स्ट्रोक सेल्सियस से ज़्यादा होने पर कितने, हीट स्ट्रोक जो होता है ये 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हीट स्ट्रोक होता है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। हीट स्ट्रोक का क्या लक्षण है, हीट स्ट्रोक का लक्षण होता है अधिक थकान या ऊर्जा में कमी आएगी, चक्कर आएगा, उबकाई आएगी, बेहोशी आएगी, सिर दर्द होगा, चिड़चिड़ापन होगा, भ्रम होगा, ये सभी चक्कर आएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, गंभीर रूप से जले घाव पर क्या नहीं लगाना चाहिए। तो गंभीर रूप से जले घाव पर जो है क्या नहीं लगाना चाहिए, मरहम या क्रीम, बर्फ, तेल, मक्खन, ये सब आपको नहीं लगाना चाहिए, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जलने की स्थिति में डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए। तो जलने की स्थिति में डॉक्टर को धुआं अंदर निगलने पर, ठीक है, दिखाना चाहिए, बिजली के झटके लगने पर, थर्ड डिग्री बर्न पर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा इन सभी स्थितियों में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सांप के कांटे के इलाज के लिए सांप की पहचान क्यों आवश्यक हो जाती है। तो सांप के काटने पर सांप की पहचान के आवश्यक इसलिए हो जाती है, जो बताएं, क्योंकि सही एंटी टोनिक्स चुनने के लिए आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये कौन सा सांप काटा है, तो उसके जहर के बारे में आप पता चल लगा लेंगे कितना जहरीला है, उसी हिसाब से उसको मतलब कि एंटी टॉक्सिन दिया जाएगा। तो व्यक्तियों को मतलब ये सांप के कांटे के इलाज के लिए ज़रूरी होता है क्या करना भाई, ज़रूरी होता है कि सही एंटी टोनिक्स के लिए, इसके अलावा सही सीरम चुनने के लिए, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलें बताएं प्रश्न आपका क्या होगा भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे।
चले, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, संक्रमित जानवरों के काटने पर कौन सी बीमारी हो जाती है? संक्रमित जानवरों के काटने पर रेबीज बीमारी हो जाती है, रेबीज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसके काटने पर एंटी रेबीज का टीका लगवाना जरूरी होता है या लगवाना चाहिए? अगर आपको कुत्ता काट ले तो भी लगवाना चाहिए, बंदर के काटने पर भी आपको एंटी रेबीज का टीका लगवाना चाहिए, गिलहरी काटे तो भी आपको लगवाना चाहिए, यानी कि इनमें से कोई काटे, चूंकि ये सब संक्रमित जीव ही है, ठीक है। तो संक्रमित जानवरों के काटने पर आपको एंटी रेबीज का टीका जरूर लगवाना चाहिए। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ये सभी। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, जानवर के काटने पर उत्पन्न लक्षण। जानवर के काटने पर उत्पन्न लक्षण होता है, पीड़ित व्यक्ति इधर उधर भागने लगता है, बिल्कुल सुस्त हो जाता है, पीड़ित व्यक्ति पानी को देख करके डरता है, और स्थिति बिगड़ने में पीड़ित की कुछ समय बाद मौत भी हो जाती है। तो कई स्थितियां हो सकती हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जानवर द्वारा काटे जाने पर या काट दिए जाने पर या काटे जाने पर किया जाने वाले उपचार जो होता है कौन सा है? देखिए, जानवर के काटे हुए स्थान को साबुन और पानी से धोएं, पीड़ित को तुरंत अस्पताल ले जाने की व्यवस्था करें, और तुरंत एंटी रेबीज वैक्सीन लगवाएं। ये तीनों काम आप कर सकते हैं, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सांप काटने के लक्षण है। सांप काटने के क्या लक्षण है? सांप को काटने का निशान आपको दिखेगा, दर्द या दर्द की जगह पर सुन्न हो जाएगा, और काटा हुआ स्थान लाल पड़ जाएगा। तो ये सभी स्थितियां या सभी लक्षण हैं सांप के काटने के। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांप काटने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा कौन सी है? तो सांप काटने पर दी जाने वाली प्राथमिक चिकित्सा आपकी है, पेशेंट को सोने दें और हर पल नज़र रखें उस पर, ठीक है। इसके अलावा होश ना आने पर ABC रूल अपनाएं, ठीक है। और इसके अलावा जितना जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल पहुंचाएं। ये तीनों काम एक प्रकार से जरूरी होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा प्राथमिक चिकित्सा में। अगला प्रश्न, व्यक्तियों को किन खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए? बताएं, व्यक्तियों को किन खाद्य पदार्थों से परहेज करना चाहिए भैया? बताने का प्रयास करेंगे। तो व्यक्तियों को किस खाद्य पदार्थ से परहेज करना चाहिए? तो कच्चे मीट से, बासी भोजन से, और बिना मतलब कि जो पाश्चरीकृत दूध होता है उससे भी बचना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी से। अगला प्रश्न है, लिस्टेरिया फूड पॉइजनिंग की जटिलताएं किसके लिए अधिक गंभीर हो सकती हैं? तो लिस्टेरिया फूड पॉइजनिंग की जटिलताएं जो होती हैं आजन्मे बच्चे के लिए गंभीर हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। खाद्य विषाक्तता किनके लिए जानलेवा हो सकती है? खाद्य विषाक्तता छोटे बच्चों के लिए बहुत जानलेवा हो सकती है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। गर्भवती स्त्री और उसके भ्रूणों के लिए, वृद्धों के लिए, सभी के लिए खाद्य विषाक्तता जानलेवा हो सकती है। डी ऑप्शन लगाएंगे इन सभी के लिए। अगला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तता की सबसे गंभीर जटिलता कौन सी है? खाद्य विषाक्तता की सबसे गंभीर जटिलता होती है निर्जलीकरण। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अमाशय की दीवार बनी होती है, अमाशय की दीवार बनी होती है अनाधिक पेशियों से और तंतुमय ऊतकों से, सभी से। डी ऑप्शन सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों से। अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन लगभग कितने घंटे तक पाचन की क्रिया में रहता है? तो अमाशय में भोजन लगभग 4 घंटे तक पाचन की अवस्था में रहता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ग्रास नली की दीवारों की मांसपेशियां कितने स्तरों की बनी होती हैं? 3 स्तरों से बनी होती हैं। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। प्रश्न है कि जब हड्डी टूट जाए, बढ़िया प्रश्न है, जब हड्डी टूट जाए परंतु ऊपरी त्वचा ज्यों की त्यों रहे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं बंद फ्रैक्चर। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है। अगला प्रश्न, यह तब होता है जब कोई हड्डी के 2 टुकड़ों में टूट जाती है, तो उसको साधारण फ्रैक्चर बोलते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शरीर के कौन से अंग केवल मांसपेशियों से बनते हैं? शरीर के कौन से अंग केवल मांसपेशियों से बनते हैं? हृदय, फेफड़ा, आमाशय, आंतें, जिगर जो होते हैं ये सब केवल मांसपेशियों के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इनमें हड्डियों का प्रयोग नहीं होता। अगला प्रश्न, पेशिकीय कोशिकाएं कैसे पेशी तंतुओं के रूप में होती हैं? तो पेशीय कोशिकाएं कैसे पेशी तंतुओं के रूप में होती हैं? तो लंबे, सक्रिय और बेलनाकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेशी कोशिकाएं लंबे, सक्रिय और बेलनाकार पेशी तंतुओं के रूप में होती हैं। अगला प्रश्न, अस्थियां और उपास्थियां शरीर के अंगों की क्या होती हैं? शरीर के अंगों की सुरक्षा देने का कार्य करती हैं, आश्रय देने का भी काम करती हैं और गति के नियमन में भी सहायक हैं। डी ऑप्शन ये सभी। अगला प्रश्न है, कान में पाई जाने वाली अस्थि कौन सी है? तो मुगदर, रकाब और निहाई, ये सब कान में पाई जाने वाली अस्थियां हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अस्थियों के निर्माण में मुख्य रूप से भाग लेते हैं, अस्थियों के निर्माण में मुख्य रूप से कौन मतलब क्या भाग लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से? कार्बोनेट के लवण, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सभी जो है अस्थियों के निर्माण में, हड्डियों के बनने में भाग लेते हैं। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। बताएं, एनाफिलेक्टिक सामान्य होता है, एनाफिलेक्टिक सामान्यतः कब होता है? तो एनाफिलेक्टिक जो होता है वो कब होता है भाई, बताएं। एनाफिलेक्टिक जो होता है ये आपका दवाओं से होता है, भोजन या कीड़े के जहर से भी होता है, और लैक्टेस की एलर्जी से भी होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसे खुला छोड़ना इन्फेक्शन को न्योता देना है? तो घाव को खुला छोड़ना इन्फेक्शन को न्योता देना है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इंटरनल ब्लीडिंग होती है, इंटरनल ब्लीडिंग नाक से, कान से और मुंह से, तीनों से होती है, उपरोक्त तो सभी जगह से। अगला प्रश्न, छाती की चोट में सम्मिलित है, छाती की चोट में सम्मिलित है क्या भाई? पसली का टूटना, घर्षण, फेफड़ों का या दिल को क्षति, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छाती का दर्द बढ़ जाता है कब? हंसने पर, छींकने पर, खांसने पर। तो देखिए छाती का दर्द जो होता है हंसने पर, खांसने पर, छींकने पर, इन सभी स्थितियों में बढ़ जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपको फिर से एक बार बताना चाह रहा हूँ कि को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहतर है आने वाले समय में, यानी कि जब आप थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा फर्स्ट एड एंड हेल्थ की भी बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यहाँ पर पड़ी हुई वीडियोस को सभी को देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, घर्षण में रक्तस्राव होता है, घर्षण में रक्तस्राव होता है न्यूनतम। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर। घर्षण, अगर कहीं पर आपको सड़क पर गिरे, छिल जाए आपका, तो उससे खून कम बहता है, क्योंकि आपका जो प्लाज्मा होता है वो आकर के उसको रोक लेता है खून को बहने से। अगला प्रश्न, वह घर्षण जो त्वचा की सभी परतों को हटा देता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं उभार घर्षण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अक्सर खेलते समय चोट लगवा लेते हैं कौन? बच्चे जो होते हैं अक्सर खेलते हुए चोट लगवा लेते हैं। बी ऑप्शन, कई बार परीक्षा में ये सब प्रश्न आए हुए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किन चोटों के ठीक होने का समय अन्य चोटों की अपेक्षा कम होता है? तो बताएं, किन चोटों के ठीक होने का समय अन्य चोटों की अपेक्षा कम होता है? तो छिलने वाली चोटों का एक प्रकार से इनका मतलब छिलने वाली चोट जल्दी खत्म हो जाती है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को, ये प्रश्न मैंने आपको एक बार बता दिया है अभी, तो ये हो चुका है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को देखा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। तो इन प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। और को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल को और बी ए करिकुलर को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं, तो ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अलग अलग जगहों से मैंने इन प्रश्नों को कलेक्शन किया है और आपके लिए मेहनत की है। तो आप प्लीज़ मेहनत को साकार करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये टॉप 100 से भी अधिक एमसीक्यूज हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंधित किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है लेक्चर। तो आप इसको अंत तक जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। ओके, एक बार वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, ऑल ऑफ यू, बहुत बहुत धन्यवाद।